हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है, जीके एंड करंट अफेयर्स फैकल्टी। आज के इस वीडियो में हम अक्टूबर 26, 2021 का डेली हिंदू एनालिसिस करेंगे। आज के जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो है द फर्स्ट वन इज़ द दादा साहेब फाल्के अवार्ड हैज़ बीन अवॉर्डेड टू रजनीकांत एंड अवर नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो वी विल सी कि किसको क्या क्या मिला है एंड प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट। सेकेंड जो है WMO की एक रिपोर्ट आई है अबाउट द ग्रीन हाउस गैसेस, उसको हम देखेंगे। Then we will move to a foreign page where there we will see a military coup in Sudan। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इसके बारे में लिखा है। And then we will read an article about the Facebook and कांग्रेस पार्टी। अगर हम नेशनल न्यूज़ देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने भी वो इशू उठाया है और वो फॉरेन न्यूज़ पे भी है। एंड then we will move to editorial where there is very important article related to global hunger index। अब हम मूव करते हैं न्यूज़ की तरफ। द फर्स्ट न्यूज़ केरला से है अबाउट दी मुल्लापेरियार डैम। तो मुल्लापेरियार डैम जो है केरला में, वी ऑलरेडी नो कि वहाँ पे काफ़ी हैवी रेनफॉल हो रहा है। वी आर गोइंग टू सी अ न्यूज़ ऑल्सो कि देयर वाज अ डिलेड विड्रॉवल ऑफ मानसून फ्रॉम इंडिया दिस टाइम एंड उत्तराखंड एंड केरला दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी फेज ऑफ वेरी हैवी रेनफॉल। तो मुल्लापेरियार डैम एक है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर डैम ओवरफ्लो कर जाए तो लो लाइंग एरिया में फ्लड आना चालू हो जाता है। सो उसको रोकने के लिए हमें जो वाटर का लेवल है उसे बहुत ऊपर नहीं रखना होता है। सो इन ऑर्डर टू सेव लो लाइंग एरिया इन केरला इज डिमांडिंग दैट मुल्लापेरियार डैम में द वाटर लेवल शुड नॉट बी मोर देन 139 फीट। सेकेंड न्यूज़ है अबाउट द टिप ऑफ मिलिटेंट्स। इट केम फ्रॉम अ लेबरर। तो the security forces they are neutralizing the terrorists who have carried out a civilian attack, जो हमने न्यूज़ में पढ़ा था। The attack happened in school, killing a principal and a teacher. Then attack happened in a local pharmacy shop. Then non-local laborer migrants they were also killed। तो उसके बाद से जो सिक्योरिटी इशू फोर्सेस हैं उन्होंने पेट्रोलिंग और न्यूट्रलाइजिंग ऑफ टेररिस्ट स्टार्ट कर दिया है। इसमें जो हमने लास्ट टाइम में जो पढ़ा भी था, द रेजिस्टेंस फ्रंट, दिस इज द शैडो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लश्कर तैयबा हु हैज़ क्लेम द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस अटैक। नाउ कल एक न्यूज़ आया था भोपाल से कि वहाँ पे आश्रम 3.0 एक टेली सीरीज़ है, उसके शूटिंग के दौरान उनके डायरेक्टर को प्रकाश झा को स्मर्ज किया गया इंक के साथ। Now following that incident, now MP government has said that before shooting in Madhya Pradesh, approval of the script of film or anything is necessary. Now the next news is coming from Delhi where dengue cases are on rise. अभी तक last week में 280 cases has been reported. Then festival season आ रहा है, air pollution बढ़ने का डर है। So the Delhi government it has launched पटाखे नहीं दिया जलाओ campaign to create awareness against the burning of firecrackers। हमने लास्ट मंथ भी पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बेरियम को लेके विच इज़ अ वेरी पॉल्यूटिंग एजेंट फाउंड इन क्रैकर्स, इट हैज़ इम्पोज्ड बैन एंड इट हैज़ प्रमोटेड यूजिंग ग्रीन क्रैकर्स जो इतना पॉल्यूटिंग नहीं होते हैं। थेस्पियन रजनीकांत गिवन दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड होता है, ये एक हाईएस्ट ऑनर होता है फॉर द सिनेमा पीपल फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो Rajinikanth, actor Rajinikanth, he was presented with the Dada Saheb Phalke Award by Vice President Shri M. Venkaiah Naidu at National Film Award Ceremony in Delhi। उसके बाद बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला? सो धनुष को मिला फॉर द फिल्म असुरन, मनोज बाजपेयी को मिला फॉर द फिल्म भोसले। देन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इट वॉज अवॉर्डेड टू कंगना रनावत फॉर 2 फिल्म्स। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कंगना रनावत को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड has been given for 2 films। पहला है मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी एंड सेकेंड इज पंगा। देन बेस्ट फिल्म अवार्ड was awarded to मरक्कर अराबिका तिलते सिम्हम। दिस इज अ मलयालम मूवी, मलयालम इज द लैंग्वेज स्पोकन इन केरला। अब सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में आते हैं। एक्टर्स पल्लवी जोशी शी वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर ताशकंद फाइल and Vijay Sethupathi he was awarded the best supporting actor for Super Deluxe। Then the Nargis Dutt award for best feature film, ये मराठी फिल्म को मिला है जिसका नाम है ताजमहल। and the best movie on social issue
went to Anandi Gopal, which is again a movie in Marathi. The next is the Indira Gandhi Award for Best Debut Film of a Director. It was given to Mathukutty Xavier for his film Helen, which is in Malayalam language. नेशनल फिल्म अवार्ड और दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एलेट में भी और क्लैट में भी, तो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट दैट जिनको जिनको अवार्ड मिला है, सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दैट. द फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड वॉज देविका रानी. अब हम इस न्यूज़ की तरफ आते हैं. साउथ वेस्ट मानसून विड्रॉज फ्रॉम इंडिया. हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्ट्स हम लेंगे. अगर हम नॉर्मल डेट देखेंगे मानसून विड्रॉवल का इंडिया से, तो उसके बारे में दो फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. द मानसून विड्रॉवल फ्रॉम इंडिया इट टेक्स प्लेस फ्रॉम राजस्थान एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम September 17 एंड एंड्स बाय October 15. द फर्स्ट इंफॉर्मेशन. सेकेंड इंफॉर्मेशन है इसमें कि इस साल द विड्रॉवल बिगैन ऑन October 6. मतलब इस साल विड्रॉवल जो था इट वॉज क्वाइट लेट. क्या ये ऐसा पहली बार हुआ है? सो नहीं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. इसके पहले ऐसे 7 ओकेशंस हुए हैं बिटवीन 1975 टू 2021 दैट देयर वाज डिलेड विड्रॉवल ऑफ मानसून, दैट मानसून हैज़ विड्रॉन आफ्टर October 25. 7 में से 6 इंसिडेंट 2000 के बाद हुए हैं. देन समथिंग अबाउट दिस ईयर्स रेनफॉल. दिस ईयर द कंट्री हैज़ रिसीव्ड गुड रेनफॉल दैट इज़ 9% मोर देन द लॉन्ग पीरियड एवरेज. लॉन्ग पीरियड एवरेज का मतलब होता है कि हम 30 साल में कितना रेनफॉल हुआ उसका एक एवरेज निकालते हैं. वी कॉल इट लॉन्ग टर्म एवरेज या लॉन्ग पीरियड एवरेज. तो उसके कंपैरिजन में इन 2021 वी रिसीव 9% मोर रेनफॉल. ये 9% मोर रेनफॉल इसके वजह से हुआ है बिकॉज इन सितंबर द इंडिया विटनेस्ड हैवी रेनफॉल. अगर हम अगस्त की बात करें, सो इन अगस्त देयर वाज अ डेंजर दैट देयर विल बी अ रेनफॉल डेफिसिट ऑफ अराउंड 9% from June to August end, but due to good monsoon in September there was a surplus of 9%. Now defense exports up by 334% in 5 years, which is the strong indicator of product quality. So there was a round table with the defense ministry and ambassadors, head of missions and all defense attaches of various country. यहाँ पे डिफेंस एक्सपो 2022 के प्रिपरेशन के बारे में बात हो रही है, विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड बिटवीन March 10 एंड March 13 इन गांधीनगर गुजरात. ये इंफॉर्मेशन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको नोट कर लें. यहाँ पे हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह, ही हैज़ सेड दैट इंडिया में पिछले 5 साल में जो डिफेंस एक्सपोर्ट है इट हैज़ इंक्रीज्ड बाई 334%. नाउ Government of India has taken several initiatives for defense production and defense export. One of them is defense corridor. One is coming in Uttar Pradesh and the second one is coming in Tamil Nadu. The second is कि इंडिया का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल एम है, so the defense production in India it is aiming to be $25 billion company and the defense export to be $5 billion by 2025. Now दिस रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. सो द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ हेडक्वार्टर्ड एट जिनेवा इन स्विट्जरलैंड. द सेकेंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज दैट इट इज़ वन ऑफ द 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन. सो इट इज़ द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन. जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होते हैं यूनाइटेड नेशंस के, द इकोसॉक विच इज़ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन करता है. नाउ हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं. सो इट इज़ प्रोफेसर पेटेरी टालस. नाउ इस न्यूज़ को समझने के लिए हमें एक टेक्निकल टर्म समझना पड़ेगा जिसका नाम होता है रेडिएटिव फोर्सिंग. सो रेडिएटिव फोर्सिंग is a phenomena in which the earth gets warmer because of trapping of sun rays. तो जितना ज़्यादा रेडिएटिव फोर्सिंग होगा उतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगा बिकॉज द ग्रीन हाउस गैसेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर दे विल ट्रैप मोर सनलाइट. अब हम कुछ फैक्ट्स की तरफ चलते हैं. सो इफ़ यू विल जस्ट सी द रिपोर्ट, इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड. सो द रिपोर्ट सेज that the carbon dioxide emission between 2019 to 2020 was slightly lower than what we have observed in 2018 to 2019, but
अगर हम डिकेडल एनुअल ग्रोथ की बात करें देन इट इज़ हायर। द नेक्स्ट इज अबाउट मीथेन। सो अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन का जो एमिशन है वो 2019-20 में ज़्यादा रहा है एज कम्पेयर टू 2018-2019 एंड ऑल्सो द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ओवर 10 ईयर्स और पास्ट डिकेड हैज़ बीन हायर। देन अगर हम नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस, देन इसका भी जो एमिशन है बिटवीन 2019-20 वॉज हायर देन द 2018-19 एंड ऑल्सो its average annual growth rate over the past 10 years was higher। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड सबका जो ग्रोथ रेट है ओवर द पीरियड ऑफ 10 years और अ डिकेड सबका ज़्यादा है, बट एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड का जो 2019 एंड 20 में जो ऑब्जर्व्ड एमिशन था इट इज़ हायर देन द 2018-19। नाउ इफ वी सी द greenhouse gas index which is published by National Oceanic and Atmospheric Administration, it shows that from 1990 to 2020 the radiative forcing of long lived greenhouse gases has increased by 47%। इसमें से जो CO2 का contribution है for radiative forcing it is 80% of that। The next is that what is the presence of carbon dioxide in the atmosphere। So the presence of carbon dioxide in the atmosphere is 413.2 parts per million in 2020 और अगर हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल से देखें देन दिस इंक्रीज इज 149%। अगर हम मीथेन की बात करें कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मीथेन फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल इन एटमॉस्फेयर देन इट हैज़ इंक्रीज बाई 262%। नाइट्रस ऑक्साइड का इज 123% एज कम्पेयर टू 1750 AD जहाँ से जिसको हम प्री इंडस्ट्रियल ईयर मानते हैं। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ दैट रफली हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज रिमेन इन द एटमॉस्फेयर, द अदर हाफ इज टेकन अप बाय ओशियंस एंड लैंड इकोसिस्टम। मतलब कि हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं हाफ ऑफ देम इज एब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेयर एंड हाफ ऑफ देम इज एब्जॉर्ब्ड बाय ओशियंस एंड लैंड इकोसिस्टम। इसका मतलब कि over here oceans and land ecosystems are acting like a carbon sink। Anything which absorbs the carbon dioxide it means it is called as carbon sink। Now the WMO report ने एक concern बताया है कि because of rising concentration of carbon dioxide in the atmosphere the ability of land and ocean to act as a carbon sink will become less effective and it will again lead to more ग्लोबल वार्मिंग। नाउ सी इस पैराग्राफ में भी आपको रेडिएटिव फोर्सिंग का मीनिंग दिया हुआ है। सो बिटवीन 1990 टू 2020 द रेडिएटिव फोर्सिंग दैट इज द वार्मिंग इफेक्ट ऑन आवर क्लाइमेट बाय लॉन्ग लिव्ड ग्रीन हाउस गैसेज। लॉन्ग लिव्ड ग्रीन हाउस गैसेज का मतलब होता है कि वो ग्रीन हाउस गैसेज जो जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होते एटमॉस्फेयर में, वो लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में रहते हैं और ग्रीन हाउस गैस का काम करते हैं। So the radiative forcing has increased by 47% with CO2 accounting for 80%, जो न्यूज़ हमने यहाँ पे भी देखा है। अब हम ये जानते हैं कि COP26 होने वाला है ग्लासगो में, जहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट को लेके बात होने वाली है, जहाँ पे इंडिया से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया इज़ गोइंग टू अपडेट इज NDC। देन US एंड UK आर लुकिंग फॉर दैट व्हेन इंडिया विल कमिट द नेट जीरो टारगेट, जो हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे, बगल वाले आर्टिकल में पढ़ेंगे। ओके उसके बाद हमने एक IPCC रिपोर्ट के बारे में भी पढ़ा था, हमने कल इसके बारे में डिस्कशन भी किया था कि अगर हमें अपना ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रिस्ट्रिक्ट करना है तो हमें अपना एमिशन कट 46% रखना पड़ेगा बेस्ड ऑन 2010 लेवल, और ये हमें अचीव करना पड़ेगा बाय 2030। नाउ द रिपोर्ट सेज कि अगर हम करंट रेट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस का अगर इंक्रीज देखें एटमॉस्फेयर में देन it will be like कि the temperature increase by the end of this century, मतलब by 2100 or 2100 we will be far above the 1.5 to 2 degree Celsius temperature rise above the pre-industrial level। So this is very important article, इसमें काफ़ी information है, please read it and try to understand the meaning of it, so it is very important for the exam। The next is
कि what is the India's expectations from COP26. So I just give you a little background. There is a Paris agreement which happened in 2015. Okay. उसके बाद एक और बॉडी है विच इज कॉल्ड एज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. इसके अंडर COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग होती है. So the 26th conference of party is going to be held in Glasgow, and following that COP26 there was many meetings between the representatives of India and US where they committed for the mobilization of finance. Then there was a meeting between India and UK about the टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस ट्रांसफ़र. अब यहाँ पे इंडिया के कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको समझने के लिए हमें एक टर्म समझना पड़ेगा दैट इज़ कॉल्ड एज CBDR कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. CBDR का मतलब होता है कि डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज बोथ हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू reduce the concentration of greenhouse gases to control the global warming, but since developed countries have emitted more in the past, that's why they have more responsibility to counter the increase in global greenhouse gases emission. Now how to do it? So उनको अपना emission कट करना पड़ेगा. साथ साथ में अगर हम देखें तो they must help developing countries for the by giving them finance which is called as long term climate finance. Then they should establish a market based mechanism where carbon credit can be traded, and then they should commit to $100 billion fund annually which was agreed in Paris Climate Agreement. $100 billion fund for adaptation and mitigation annually. इससे रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन है विच इज कॉल्ड एज ग्रीन क्लाइमेट फंड विच एम्स टू मोबिलाइज $100 billion fund for adaptation and mitigation. It is based in Incheon in South Korea. In foreign affairs, we have a news coming from Sudan. So before understanding this news, we have to understand that what happened in Sudan. तो सूडान में 2 साल पहले there was a public protest, and the long time autocrat Omar al-Bashir, he was removed from power, and the power went to military, and military was supposed to transfer this power to the elected leadership, means that to the prime minister of Sudan. But now what has happened is that instead of transferring the power, just days before transferring the power, the military has again seized the power in Sudan. Okay, so here some important information is that who is the prime minister of Sudan. So Hamdok is the prime minister of Sudan, and Prime Minister Abdullah Hamdok is the prime minister of Sudan. So he has been arrested by the military, which has led to protest from the people, and 2 have been killed in the pro-democracy protest. Now one-liner news. Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev, he has again elected as the president of Uzbekistan. The next is that Iran is going to host meeting on Afghanistan. So we will see that Iran is going to host the next round of regional discussion. देखिए यहाँ पे एक term important है, regional discussion on the future of Afghanistan. The aim of this meeting is that the first is that sovereignty of the Afghanistan should be respected. ये पहला है. The second is that territory of the Afghanistan should not be used to export terrorism to other countries. अगर हम United Nations Security Resolution 2593 की बात करें तो वो भी यही डिमांड करता है. Now who are going to be the participants in this meeting? So for foreign minister of China, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan and Russia. इसमें देखिए इंडिया का नाम नहीं है. Earlier this meeting had taken place which was hosted by Pakistan on 8 September 2021. Now the next meeting is going to be organized by Iran. Now यूनाइटेड नेशन हैज सेड दैट अफगान इज फेसिंग एन एक्यूट फूड क्राइसिस. तो कल के न्यूज़पेपर में हमने किया था कि द अफगान गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड अ न्यू स्कीम वीट फॉर वर्क, सो दैट टू सॉल्व 2 प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली, वन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सेकेंड ऑफ फूड शॉर्टेज. अगर हम डेटा देखें तो अराउंड 22 मिलियन अफगान्स आर सफरिंग थ्रू फूड इनसिक्योरिटी इन विंटर. द नेक्स्ट इज अबाउट द Facebook's language gaps weaken the screening of hate and terrorism. So over here there was a leak
uh, from Facebook which shows that there is some problem related to screening of hate speech, जिसमें Facebook ने अपना reason दिया है कि that it is a language barrier, and there is an example that when Gaza war was going on between Gaza and Israel, so Facebook on Instagram banned this hashtag Al Aqsa, but Al Aqsa is not a terrorist group. It is a third holiest site of Islam. But why it was banned? Because there is one militant group which is called as Al Aqsa Martyrs Brigade. Now the Facebook's pages, means Facebook's internal files, they show that this problem of screening the hate speeches is very systemic, and it is not only happening in Arabic world. In Myanmar, in Afghanistan, and even in India, Facebook has been unable to screen the hate messages. The next is about the auditors must report to RBI on deviations in regulated entities. So the Reserve Bank of India has said that whenever there is some negligence on part of certain banks, the auditors should report it to RBI. Now why it should be reported to RBI? Because he says that the banking industry has a very important public role to play, and they are very important for financial stability. Second, that if we are working in a globally integrated economy, and fair and impartial audit is not only important for domestic concern but also to enhance country's reputation and credibility on a global stage. Now we already know that Tata Sons, they have acquired the Air India. So Tata Sons subsidiary called as Thales Private Limited, which has emerged as the highest bidder for Air India, is now going to acquire Air India, and that's why the government has signed the share purchase agreement for Air India sale with Tata Sons. एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं. एयर इंडिया के लिए टाटा ने कितने की बिड लगाई थी? ₹18,000 करोड़ की, ₹18,000 करोड़ का, जिसमें से 2,700 करोड़ विल बी पेड टू गवर्नमेंट and 15,300 crore will be paid for debt by Thales. The next is about the rubber. So Kerala is the important producer of rubber, but due to heavy rainfall in Kerala, the output of rubber has gone down, and manufacturers and tire manufacturers of rubber, they are now planning to import the rubber. Now from sports, we have a very important news. Max Verstappen has won the United States Grand Prix. Mixed messaging. It is an editorial related to our Home Minister's visit to Jammu and Kashmir following the deteriorating security condition in Jammu and Kashmir. So over here in this editorial, it has been highlighted that after abrogation of Article 370, the political process again should be revived in Jammu and Kashmir by including all the Kashmiri-based political parties. Also, apart from investment which has been done in Kashmir, it is very important that the political process, including all the political parties as well as development and trying to assuage the security concerns in Jammu and Kashmir right now, is very important. The next is about the agricultural farmers protest, where Supreme Court had said that the road blocks created by the farmer is creating an issue and it needs to be resolved. So where Supreme Court has emphasized that public roads cannot be blocked indefinitely by protesters. Supreme Court में इसको लेके डिबेट भी हुआ between the lawyers of the two sides. तो यहाँ पे एक शाहीन बाग जजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द राइट टू प्रोटेस्ट and right to move freely are two fundamental rights, and both should be respected. So over here the Supreme Court had said that protest can take place but only at the identified sites, and it should not block the movement of other people. So over here the author is saying that apart from this issue of fundamental rights, there are larger issues. For example, the farmers are demanding that MSP should have a legal backing, so government should move very quickly on solving the core issue of farmer protest. There is a book by our former foreign secretary Nirupama Rao. The name of the book is very important. It can be asked in exam also. The Fractured Himalaya, India, Tibet and
China. So over here there is a part of the book, expert of the book, which is discussing the India-China relationship in 1950s and 1960s, when just India and China both got independence and Tibet was the issue between both the countries. Now many of us think that McMahon line is the line which demarcates India and China boundary along all the eastern, western and middle sector, but that is not true. McMahon line demarcates the boundary between India and China only in eastern sector, that is Sikkim and Arunachal Pradesh. The rest of the sector is not properly demarcated. If you see the first line, the problem lay in the fact that except for Sikkim, the border had not been demarcated jointly with China on the ground. The boundary in the western and middle sectors had not been defined in detail by treaty, and as stated by our Prime Minister Jawaharlal Nehru, it is more determined by custom, usage and tradition. This is the main problem between इंडिया एंड चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट कि एलएसी का डिमार्केशन अभी प्रॉपरली हुआ नहीं है, दैट्स वाई देयर इज इंट्रूजन. चाहे वो तवांग ले लो अरुणाचल प्रदेश का, चाहे बाराहोती ले लो उत्तराखंड में, चाहे गालवान वैली ले लो लद्दाख में. ओके, सो दिस इज डिस्कसिंग अबाउट द थिंग्स विच वर हैपनिंग इन 50s, where the Tibet issue, which is largely a psychological buffer between India and China, and India once thought that there will be no attack from Tibet, but later on China, it conquered Tibet, and there was a war between India and China related to boundary dispute in 1962. The next is about the Global Hunger Index. This is very important editorial. If you have missed the news, so please pay attention. So Global Hunger Index, which is released by Concern Worldwide and World Health Hunger, it has placed India at 101st position out of 116 countries, and India's score is 27.5, and it is in the serious hunger category. If we see India's position vis-a-vis its neighboring country, so India's ranking is below Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka and Nepal. India's rank in 2020 was 94. There are 4 indicators of Global Hunger Index. One is percentage of undernourished in the population, percentage of children under 5 years who are suffering from wasting, then percentage of children under 5 years who suffer from stunting, and percentage of children who die below the age of 5. This whole 4 indicators, out of this, the first indicator, percentage of undernourished, has 1/3 weightage, percentage of child mortality has 1/3 weightage, and proportion of child wasting and child stunting has 1/6 and 1/6 weightage. If we see the ranking in 2021, so it is the percentage of undernourished or POE figure which has led to India's sliding rank in Global Hunger Index, because the percentage of undernourished according to FAO, Food and Agricultural Organization data, is 15.3%. Food and Agricultural Organization, headquartered at Rome, is again the specialized agency of the United Nations. Please, who is the Director General of FAO and which organization won the 2020 Nobel Peace Prize? Please write me in the comment box. Now, the government has questioned the methodology, where it says that the data first of all has been collected telephonically by Gallup, and it is not based on fact, and second thing, the report is not based on the Gallup poll, but it has been taken from Food and Agricultural Organization, and which measures hunger. Okay, so if we will just see that the article says that if we see the progress of India, so we will see that the Global Hunger Index in India improved from 37.4 to 28.8 during 2006-12, but the improvement is only 28.8 to 27.5 between 2012 to 2021. If we will see that in 2016-18, the percentage of undernourished reached to 13.8%, which was lowest, and then it increased to 14% in 2017-19 and 15.3% in 2018-20. If we see the National Family Health Survey, which is done in India, which is a government figure, National Family Health Survey 5, it shows that stunting and wasting have stagnated or declined. But if we see the Consumption Expenditure Survey of 2017-18, the consumption has fallen in rural area, where almost 70% of the Indian population lives, and urban consumption has shown a very slight
increase. Now if we include the disruption caused by COVID-19, we see that the situation is more precarious. Okay, because ICDS, Integrated Child Development Scheme, was not functioning. Midday meal scheme, which is now renamed as PM Poshan scheme, it was also not functioning. Okay, and if you will see that PDS was working, but there was some shortcoming with PDS because PDS does not cover all the population. 40% of the population are excluded in it. Then how to overcome this? We need additional investment and greater priority for food, nutrition and social protection schemes. Okay, but if we see the budget 2021, there was the real cut in funding in ICDS and midday meal. Now Park Strait, we did Kachativu Island, which is in Park Strait, and it is a there is a fisherman from India and Sri Lanka issue involved. हमने पहले भी किया था कि shooting of fishermen from Tamil Nadu by Sri Lankan Navy takes place because often they cross the international maritime boundary line. So that's why there is a urgent need for India and Sri Lanka to hold bilateral talks and resolve this issue. ये जो पूरा issue है ये it is because of mechanized trawlers. So fishermen from Tamil Nadu, they use mechanized trawlers, mechanized bottom trawling करते हैं, मतलब एकदम deep fishing करते हैं. और जो श्रीलंका के फिशरमैन हैं वो ट्रेडिशनल बोट यूज़ करते हैं, तो उनका जो फिश कैच होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू तमिलनाडु फिशरमैन. एंड ऑफन डूइंग दिस दे क्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्री एंड दे कम इन द रडार ऑफ श्रीलंकन नेवी. द नेक्स्ट इज अ रीजन ऑफ राइजिंग इंटॉलरेंस. इसमें साउथ एशिया की बात हुई है जहाँ पे द इंडिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है 1992 बाबरी मस्जिद, followed by 1993 Bombay bombings, then latest the 2019 Easter attacks in Colombo, which shows that there has been rise of terror attacks. Then there has been rise of extremism in this South Asian region in a varying proportion. Then there has been rise of Taliban. So over here at last the author is suggesting that given the rise of Afghanistan, which is a clarion call for every South Asian leaders to unite and fight the problems of South Asia together. Then now a bubble of trust approach. तो यहाँ पे हम एक bubble of trust समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या हो रहा है bubble of trust का. So see what is bubble of trust. So a bubble of trust is saying that it offers a cautious middle path between two extremes. One extreme is technological sovereignty, which leads to marginalization of country. द सेकेंड इज़ लेसेस-फेयर ग्लोबलाइजेशन. तो यहाँ पे क्वाड की बात हो रही है कि क्वाड जो एक सिक्योरिटी डायलॉग है जो सिर्फ एक इंडो पैसिफिक रीजन पे फोकस करता है टू कंटेन चाइना. सो द ऑथर इज प्रपोजिंग इट इज़ बेटर दैट क्वाड ऑल्सो हैज़ सम इकोनॉमिक गोल्स. फॉर एग्जाम्पल द क्वाड क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप is well placed to develop necessary bubble of trust framework which could be adopted in the Quad summit. It will allow the scope of cooperation to be limited to information industries, avoiding the long and complex negotiations typical of trade agreements. तो यहाँ पे ये है कि आज के दौर में the globalization has been replaced by bilateral and multilateral trade pacts. So यहाँ पे the author is suggesting that in spite of having the trade pacts and going for it, it is better that if we focus on Quad certain groups including critical and emerging technology working group, we can work on it and we can have an economic mechanism to counter China in this region. So that's all for today. We will meet tomorrow again with the Daily Hindu analysis. Till then, have a nice day. Take care. Thank you.